ओके। हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और आज हम करने वाले हैं हमारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर। ठीक है। तो पिछले दो लेक्चर्स में जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप वन खत्म कर दिए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप टू खत्म कर दिए थे, हमने हमारे शॉर्ट आंसर टाइप खत्म कर दिए थे। ओके। और हमने हमारे लॉन्ग आंसर टाइप खत्म कर दिए थे। अब हमारा बचा है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग और असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, जो कि हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है। और अगर इसके बाद टाइम परमिट करा तो फिर हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक ब्रीफ देके हम इस चैप्टर को फिर एंड कर देंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा हमारा जो मैच द फॉलोइंग टाइप में है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम वन विद द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम टू। ठीक है। और कॉलम वन में बेसिकली जो जो फिनोमिनन है और कॉलम टू में वो किस चीज की वजह से हो रहा है, हमें बेसिकली वो मैच करना है। ओके। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है। ठीक है। अब देखो पहली चीज क्या है, पहली चीज जो है वो हमारे पास है एसिड रेन। और एसिड रेन का हमने देखा था कि जो हमारा CO2 है या फिर जो हमारा SO2 है या फिर जो हमारा NO2 है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। और वो अपना रिस्पेक्टिव एसिड दे देगा, जैसे ये कार्बोनिक एसिड दे देगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा और ये नाइट्रिक एसिड दे देगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ये वाटर है, ये वाटर हमें मिल रहा है वेपर के फॉर्म में। वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर, वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर। ओके। अब अब देखो पहली चीज क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है एसिड रेन। अब अगर हम देखें जो हमारा सी है और हमारा जो डी है, ठीक है, जो कि है हमारा CO2 और SO2 रिस्पेक्टिवली कॉलम टू में, वो दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। तो इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सी और डी से मैच होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम फोटोकेमिकल स्मॉग में। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में हमने देखा था कि जब फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है, जो अनबर्न्ड फ्यूल होता है वो उसकी वजह से फॉर्म होता है ना। और उस केस में हमने देखा था कि जब फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में हम बात करते हैं, राइट, तो हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और जो हमारा SO2 है, ये दोनों प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है। और इसकी वजह से आप पूछ सकते हो जो आपका सेकंड वाला है वो जा रहा है डी और ई के साथ। ठीक है। अब आगे अगर हम देखें कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के साथ अगर आपको पता नहीं है तो एक चीज होता है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है। बेसिकली क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आयरन का। और हमारे ब्लड और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ये जो बॉन्ड है वो फॉर्म होता है। ग्लोबिन का ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्म होता है। और जो ये कॉम्प्लेक्स है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन अराउंड आवर बॉडी। ठीक है। लेकिन जो चीज है वो ये याद रखने वाली है कि
कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है, हीमोग्लोबिन बॉन्ड is more stable than oxygen in hemoglobin bond. ठीक है, तो क्या होगा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में, तो क्या है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा सिमिलर है, ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बॉन्ड से, तो ये होगा। और फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बॉन्ड अपने आप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब ये कम हो गया तो बस तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होते रहेगी और इवेंचुअली इतनी कम हो जाएगी कि फिर तुम्हारा डेथ हो जाएगा, राइट। उस चीज को हम बोलते हैं CO2 पॉइजनिंग। ओके, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जो तुम्हारा थर्ड वाला है वो मैच हो रहा है बी के साथ, ठीक है। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स कवर करे होंगे तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो हमारा ओजोन लेयर का डिप्लीशन है वो मेजर काम हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ, ठीक है। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के प्रेजेंस में, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का एक रिएक्शन फॉर्म हो रहा है जो कि ओजोन को यूज करता है और ऑक्सीजन देता है, और इसकी वजह से ओजोन कम हो रहा है, तो ओजोन लेयर में डिप्लीशन दिखाया जा रहा है। तो इससे बेसिकली हमें ये पता चल रहा है जो हमारा फोर्थ वाला है वो जा रहा है हमारे ए के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 हो गया मैच द फॉलोइंग में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 36 पे अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या हो रहा है, हमें बोल रहा है मैच द पोल्यूटेंट्स इन कॉलम 1 विद देयर इफेक्ट्स इन कॉलम 2, ठीक है। अब किस पोल्यूटेंट की वजह से क्या हो रहा है हमें उस चीज का ध्यान देना है, ओके। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 में पहली चीज है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की वजह से हमारे को बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की वजह से हमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं। और कैसे कैसे रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं अस्थमा, या फिर हम देख सकते हैं ब्रोंकिटिस, राइट। ऐसे ऐसे बेसिक वो होते हैं ऑक्साइड जो सल्फर के प्रेजेंस में। और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा यहाँ वन है वो मैच हो रहा है डी के साथ, क्योंकि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो जो हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, पर्टिकुलरली हमारा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ट्रैफिक जैम्स में एक इरिटेंट रेड हेज फॉर्म करता है, ओके। फॉर्म्स एन इरिटेंट रेड हेज इन अ ट्रैफिक जैम, ठीक है। फॉर्म्स एन इरिटेंट रेड हेज इन अ ट्रैफिक जैम या फिर कंजेस्टेड एरियाज में, इन अ ट्रैफिक जैम और कंजेस्टेड एरियाज में। कंजेस्टेड एरियाज में यानी कि जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है ना। तो इसकी वजह से जो हमारा टू है वो मैच हो रहा है हमारे ई के साथ, ओके। आ जाते हैं हम थर्ड वाले में, कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कॉमन चीज हमें पता है कि वो क्या रिजल्ट कर रहा है इन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये हमें पता है क्योंकि ये प्राइमरी गैस है, ठीक है, राइट। प्राइमरी गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो दैट मीन्स जो थर्ड वाला है वो जा रहा है हमारे ए के साथ, ठीक है।
अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे, जो कि बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या होता है जब नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर में घुस जाता है, तो वो एक बीमारी फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं मेथोमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, लिख देते हैं। तो जब नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर में जाता है, नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, और इस चीज का जो जब तुम कंजम्पशन करोगे, यानी कि जब तुम उसे लोगे, है ना, तब क्या होता है, तब हमारे उसमें डिजीज कॉज होती है, कॉजेज मेथिमोग्लोबिनिया। ठीक है, और इस चीज का कॉमन वो जिसको वो ज्यादा तरह से लोग जानते हैं, वो है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, तो हम इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम से तरह से भी जानते हैं। तो इससे हमारा जो फोर्थ वाला है वो मैच हो रहा है हमारे सी के साथ। ठीक है, एंड फाइनली जो लेड है, तो लेड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेड की वजह से लेड डैमेजेस ऑर्गन। ठीक है, और कैसे कैसे ऑर्गन्स को ये डैमेज करता है, जैसे हमारा लिवर हो गया, हमारा किडनी हो गया, ठीक है, या फिर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो लेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऐसे ऐसे ऑर्गन डैमेजिंग उसमें। तो इससे हमें पता चल रहा है जो हमारा फिफ्थ वाला है वो मैच हो रहा है हमारे बी के साथ। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 36 कवर हो गया है। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 बेसिकली ये बोल रहा है, मैच द एक्टिविटी गिवन इन कॉलम वन विद द टाइप ऑफ पोल्यूशन क्रिएटेड बाय इट गिवन इन कॉलम टू। तो कौन से एक्टिविटी से बेसिकली क्या पोल्यूशन हो रहा है हमें वो बताना है। ऑल राइट, तो देखो, releasing gases to the atmosphere after burning waste material containing sulfur. Okay, तो वेस्ट मटेरियल दैट इज कंटेनिंग सल्फर के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले पिछले ही 2-3 मैच द फॉलोइंग में हमने ये देखा था कि सल्फर कंटेनिंग है तो उससे क्या होगी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। रेस्पिरेटरी डिजीजेस तो होना ही होना है। ओके, अब सल्फर जा रहा है तो क्या होगा, सल्फर की वजह से ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, राइट, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा हमारा एसिड रेन। ठीक है, वेल एंड गुड फर्स्ट वाले के लिए अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें थोड़ा और इसके डेप्थ इसमें वो करने में, तो फिर क्या होगा, सल्फर प्रेजेंट है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगा, एसिड रेन होगा, एसिड रेन जब वापस गिरेगा तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होगा, राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्मॉग बनेगा। अब कौन सा स्मॉग बनेगा वो जानने के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो जब वेस्ट मटेरियल्स हम बर्न करते हैं, राइट, स्मॉग, अब हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट मटेरियल्स बर्न कर रहे हैं, राइट, तो वेस्ट मटेरियल्स बर्न करने के टाइम जो स्मॉग बेसिकली निकलता है वो होता है हमारा क्लासिकल स्मॉग। ठीक है, तो अब हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास है क्लासिकल स्मॉग, वाटर पोल्यूशन, एसिड रेन, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ऐसे ऐसे ही लिस्ट है जो कि मेरे को क्लियरली ये बता रहा है मेरा वन जाएगा हमारे ई के साथ, जिसमें देखो क्लासिकल स्मॉग लिखा है, एसिड रेन लिखा है, वाटर पोल्यूशन लिखा है, और ये सब लिखा है, राइट, तो वन जा रहा है हमारे ई के साथ। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कार्बेट्स कार्बमेट्स वाले में, सेकेंड वाले में।
तो यूजिंग कार्बामेट्स एज पेस्टिसाइड्स, बेसिकली जब ये होता है तो हम क्या करते हैं, हम कार्बामेट्स को जब पेस्टिसाइड्स में यूज करते हैं तो क्या होता है, नर्व डिजीजेस हो जाती है। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, यूज ऑफ कार्बामेट्स रिजल्ट्स इन nerve diseases in humans। ठीक है, यूज ऑफ कार्बामेट्स रिजल्ट्स इन नर्व डिजीजेस इन ह्यूमंस, जिसकी वजह से जो हमारा सेकेंड वाला है वो जा रहा है डी के साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे, यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये तो सिंपल सी चीज है, वो वापस जाएगा वाटर में मिल जाएगा इवेंचुअली जाके, और उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन ही एक चीज होगा। तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इधर जो हमारा थर्ड वाला है वो जा रहा है ए के साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे, रिलीजिंग गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज इन एटमॉस्फेयर। तो देखो, जब ऑटोमोबाइल या फैक्ट्रीज का जो भी वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो उसमें जनरली हमें मिलता क्या क्या है। ठीक है, मान लो पेट्रोल का बर्निंग का एग्जांपल ले लो, अब हाइड्रोकार्बन बर्न होगा, बर्न होके एक रिएक्शन बाहर आता है। ठीक है, और फिर हमने देखा है फैक्ट्री साइड से सल्फर डाइऑक्साइड भी अच्छे खासे आते हैं, और इन सब में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी निकलेगा। ठीक है, अब जो ये कॉम्बिनेशन है SO2 और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, दिस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ थिंग कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मॉग, है ना। फोटोकेमिकल स्मॉग हो रहा है, और अब क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग हो रहा है तो सल्फर, ये एक चीज हो जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन बी के साथ जा रहा है, राइट। बाकी के जो चीजें सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वो हमने क्लासिकल स्मॉग के उसमें डिस्कस कर लिए थे, लेकिन एक चीज अब पता चल गया, फोटोकेमिकल स्मॉग है तो अपने आप जो है फोर जा रहा है बी के साथ। ठीक है, और वापस क्लोरोफ्लोरोकार्बन फॉर क्लीनिंग कंप्यूटर पार्ट्स, फिफ्थ वाले में हमने डिस्कस करा था मैच द फॉलोइंग में, पहले वाले में, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। मतलब हमारा जो फाइव है वो जा रहा है हमारे सी के साथ, राइट। ओके, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 वापस ये बोल रहा है कि हमारे कॉलम वन में पोल्यूटेंट्स दिया है और उस पोल्यूटेंट्स का एफेक्ट्स कॉलम टू में दिया है, और हमें बेसिकली मैच करना है। और अगर आपने पिछले दो लेक्चर में ध्यान दिया होगा, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला वो है फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इन वाटर। तो जब आपने यूट्रोफिकेशन के बारे में एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, पहली चीज तो हमने ये पढ़ी थी कि यूट्रोफिकेशन क्या था, राइट। फिर फिर एक चीज हुआ जो कि वो हमने पढ़ा था कि फॉस्फेट्स एनहांस द रेट ऑफ यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो इससे हमें दो चीजें पता चल गई कि क्या, पहली तो यूट्रोफिकेशन अकर्स, ये तो हमें पता था। अब फॉस्फेट्स की वजह से यूट्रोफिकेशन का रेट बढ़ रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो हमारा बीओडी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली बीओडी ओवरऑल क्या बता रहा है कि कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में। यूट्रोफिकेशन में क्या हो रहा है, एल्गी फॉर्म हो रहा है, तो वो सारा ऑक्सीजन वो एल्गी यूज कर लेगा, तो ओवरऑल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में कम होते जाएगा, राइट। तो ये दोनों चीजें की वजह से, कंक्लूजन की वजह से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला है वो जा रहा है ए और डी के साथ, यानी कि दोनों बीओडी और वाटर लेवल इंक्रीजेस। ठीक है, और हमारा जो यूट्रोफिकेशन है वो भी हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले पे आते हैं, मीथेन इन एयर। तो जब हमने पहले लेक्चर में हमारे सारे ग्रीन हाउस गैसेस डिस्कस करे थे, तो जो प्राइमरी पहले वाले फ्यू ऑफ द गैसेस थे वो थे कि कार्बन डाइऑक्साइड था,
मीथेन था, राइट, CO2, CH4, है ना, थोड़ा थोड़ा सल्फर डाइऑक्साइड, थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं था, थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर था। और ऐसे गैसेस जो थे वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस थे। भाई ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर जो हमारा मीथेन है वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा फॉर ग्लोबल वार्मिंग, राइट। और एक बार वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, मतलब फिर हमारा जो सेकंड वाला है वो मैच हो जाएगा हमारे सी ऑप्शन के साथ, या मतलब दूसरे कॉलम में सी के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वाले में सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इन वाटर बेसिकली वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब ये चीज क्या है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट जब यूज करते हो तब यूट्रोफिकेशन तो दिखेगा नहीं तुम्हें, लेकिन तुम्हारा जो बीओडी लेवल है वो बढ़ेगा। ठीक है। सो थर्ड वाला जो है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स increase the BOD levels in water but do not cause eutrophication, मतलब जो थर्ड वाला है आपका, वो आपका खाली ऑप्शन ए के साथ जा रहा है। और फिर आ जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन एयर। तो हमने आज ही मैच द फॉलोइंग के पहले क्वेश्चन में देखा था, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है वो एयर में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और फिर वो किस चीज के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो क्लियरली जो फोर्थ वाला है वो जा रहा है बी के साथ। ठीक है। तो इसके साथ जो है हमारा 38 क्वेश्चन खत्म होता है, और इसी के साथ हमने हमारा मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉप पार्ट पे, और जो लास्ट पार्ट बचा है आज के लेक्चर का जो कि है हमारा असर्शन एंड रीजन टाइप। अब असर्शन रीजन टाइप में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस हैं, तो वापस ये धीरे धीरे करेंगे। असर्शन रीजन टाइप में बेसिकली करते क्या हो, असर्शन दिया है, रीजन दिया, तो पहले आप देखोगे जो असर्शन बता रहा है क्या वो सही चीज बता रहा है, क्या रीजन जो बता रहा है वो सही चीज बता रहा है, और अगर दोनों सही चीजें बता रहे हैं, क्या यही रीजन है हमारे असर्शन के होने के लिए, हमें ये चेक करना है, राइट। ओके। अब आ जाते हैं हम 39th क्वेश्चन पे। तो 39th क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड इन हाउसेज यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स दैट वर मेड फ्रॉम अ ग्रीन ग्लास। ओके। और रीजन बोल रहा है, ग्रीन हाउस नेम हैज बीन गिवन टू द गैसेस बिकॉज ग्रीन हाउसेज आर मेड ऑफ ग्रीन ग्लास। ठीक है। तो बेसिकली ये जो ग्रीन हाउस वाला लॉजिक है, ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये क्या है, ये लॉजिक इसका ये है कि जो कोल्ड कंट्रीज है, ठीक है, इन कोल्ड कंट्रीज वहां ठंड बहुत है ना। तो ठंड बहुत होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी जो ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए वो मिलता नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लांट्स को हम रख देते हैं ऐसे हाउसेज में जो ग्लास से बने हुए हैं। ओके। इन कोल्ड कंट्रीज प्लांट्स आर केप्ट इन houses made of glass। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लास है उसकी वजह से सनलाइट अंदर आ जाता है। मान लो ये ग्लास है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सनलाइट अंदर आ रहा है, और यहाँ तुम्हारा प्लांट रखा है कि ये तुम्हारे प्लांट का गमला है। ठीक है। और ये जो सॉइल है, सनलाइट एंटर्स और ये सॉइल को हीट अप कर देगा। तो मैं थोड़ा, सॉरी, मैं थोड़ा इसको यहाँ पर वो करके, बेसिकली जो ये सॉइल है हीट्स अप द सॉइल। और फिर अगर देखेंगे हम, तो जो ये हीटेड सॉइल है फिर ये भी रेडिएशन रिलीज करेगा, और ये जो रेडिएशन रिलीज करेगा वो इंफ्रारेड रेडिएशन होगा। तो हीटेड सॉइल एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन।
हीटेड सॉइल एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब क्या है, जो हमारा ग्लास है ना, वो ग्लास ओपेक है इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए। मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है और थोड़ा अब्जॉर्ब होता है, पास थ्रू उतना नहीं होता है। ओके, नाउ चीज ये है कि ग्लास इज इन opaque for infrared radiation. Glass is opaque to infrared radiation. कि ग्लास इज ओपेक टू इंफ्रारेड रेडिएशन। तो क्या हो रहा है, वो जो सनलाइट की वजह से हीट हो रहा है वो बाहर नहीं जा रहा है। ओके, तो ये लॉजिक था ग्रीन हाउस का। तो वहां कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑब्जर्व जो चीज बेसिकली हुआ है, ठीक है, तो वैसा नहीं ऑब्जर्व इन ग्रीन हाउस टू, दे आर मेड ऑफ ग्रीन ग्लास नहीं है, नॉर्मल ग्लास से ही बना है। तो इसकी वजह से हम बेसिकली बोल सकते हैं जो हमारा असर्शन है वो गलत है। गलत, ठीक है यार, रॉन्ग है, रॉन्ग। और रीजन जो कि ग्रीन हाउस नेम इज बिन गिवन बिकॉज ग्रीन ग्लास हाउसेज आर मेड ऑफ ग्रीन ग्लास, ये भी गलत है। ये नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लासों से बना होता है, कांचों से बना होता है, ठीक है। तो जो है आपका दोनों असर्शन और रीजन जो है वो गलत है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन है। तो इस चीज में आपका जो ऑप्शन करेक्ट वाला है वो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। द पीएच ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6, ठीक है। एंड रीजन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिसॉल्व्स इन रेन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। देखो रीजन करेक्ट है, क्योंकि रीजन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जो वेपर फॉर्म में होता है कार्बोनिक एसिड की तरफ गिरता है। सेकेंड, पीएच ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6। हाँ, एसिड रेन में क्या होता है, H प्लस एसिड आयोन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो 40 की बात करें तो एसिड रेन हैज H प्लस आयोन, H प्लस आयोन्स, ठीक है। और अगर हम H प्लस आयोन्स की बात करें तो ये क्या है, इंक्रीजेज एसिडिटी, देयरफॉर pH ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6, ठीक है। pH ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6, ठीक है। और इसीलिए जब रेन वाटर का पीएच इससे कम होता है, इसीलिए हम उसको एसिडिक रेन बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या पीएच हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, देखो कार्बोनिक एसिड की वजह से वो फॉर्म हो रहा है ना। अगर रीजन होता कि द पीएच ऑफ वो इज लेस देन 5.6 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो रीजन वुड बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। लेकिन यहां पर जो रीजन है वो बोल रहा है कि कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है ना, पीएच से उसका कोई रिलेशन नहीं है। मतलब है, लेकिन इसमें ग्रामेटिकली बात करें तो नहीं है, ठीक है। तो इस चीज में क्या है, यहां पर आपका जो है असर्शन भी करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, और जो आपका रीजन है वो भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ठीक है। एक मिनट मैं अपना बैटरी लगाता हूँ लैपटॉप का। राइट, तो जो इस क्वेश्चन में है, हमारा असर्शन करेक्ट है, हमारा रीजन करेक्ट है, बट हमारा जो असर्शन है वो रीजन, सॉरी, जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो वो आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो 40th के केस में जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, राइट। अब आ जाते हैं 41st क्वेश्चन में। 41st क्वेश्चन बेसिकली वो असर्शन बोल रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ठीक है। और दूसरा रीजन ये बोल रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग कंटेन्स NO2 एंड O3,
विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, जो कि सही बात है, विच आर फॉर्म ड्यू टू सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा फोटोकेमिकल स्मोक का लॉजिक क्या है, देखो हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे इंसानी करतूतों की वजह से अगर मैं बोलूं, क्या हो रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में NO2, SO2, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये सारे गैसेस रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो यूवी लाइट आ रही है, राइट, सन से जो यूवी लाइट आ रही है, उसकी वजह से जो हमारा NO2 है, वो ऑक्स NO है बेसिकली प्रेजेंट हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ऑक्सीडाइज होके NO2 देता है ना। तो ये NO निकलता है हमारे उससे, और ये जो NO है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये NO2 दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमारे जो ऑक्सीजन और नीसेंट ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन होके ओजोन दे रहे हैं। अब देखो, ओजोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, हमारे फोटोकेमिकल स्मॉग में ये जो चीज है, ये दोनों आ रहे हैं, NO2 आ रहा है और ओजोन आ रहा है। अब क्योंकि ओजोन एक पार्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग पर, ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ओवरऑल क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग को भी ये ऑक्सीडाइजिंग बना रहा है, ठीक है। तो बेसिक ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि असर्शन जो है, असर्शन करेक्ट है, और जो रीजन है, रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। और रीजन क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग कंटेन्स NO2 एंड O3 which are formed during the sequence of the reactions, yes, सीक्वेंस में तो फॉर्म हो रहे हैं। और क्या है, इस NO2 और O3 की वजह से ये बन रहा है, हाँ। तो यहाँ पर बेसिकली तुम बोल सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट वाला है वो करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप जैसे पिछले क्वेश्चन में वो था, राइट, कि यहाँ पर देखो भैया, इन्होंने बोला नहीं है कि O3 की प्रेजेंस में ये वो बन रहा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में वो बोला था। तो आप टू भी आंसर अपना दे सकते हो, ठीक है। लेकिन एनसी एग्जाम्पलर के की वजह से हम वन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन टू इज टू भी एक करेक्ट वो है, अगर आपके पास एक प्रॉपर काउंटर लॉजिक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 बेसिकली बोल रहा है, पहला तो असर्शन में ये बोल रहा है, इसको ऊपर ले आते हैं, कि पहली चीज बोल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। रीजन बोल रहा है, इट इज लार्जली प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो देखो, हमें ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस तो है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, एनिमल्स और प्लांट्स में रेस्पिरेशन होने की वजह से अच्छे खासे अमाउंट में बनता है। तो बिना एक्सप्लेनेशन के वो, क्योंकि हमें ये बचपन से ये पढ़ा है, हमें पता है कि असर्शन एज एन इंडिविजुअल स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो हमारा रीजन है वो भी एज एन इंडिविजुअल स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। लेकिन along with ऐसी चीजें, देर आर अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक मेन वो बनाता है, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, राइट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, या फिर अगर हम देखें कि नेचुरल गैस जैसे CNG, LPG, ये सब है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पेट्रोलियम, इनके बर्निंग से भी CO2 एमिट होता है, और इन इसकी वजह से जो है CO2 एक मेन वो बनता है। एंड जो हमारा रेस्पिरेशन है, दैट इज नॉट द ओनली प्राइमरी रीजन, ठीक है। तो
जो हम बोल सकते हैं कि ये जो असर्शन है वो करेक्ट है, रीजन है वो करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, खाली रेस्पिरेशन इज नॉट द ओनली रीजन कि हमारा जो CO2 है वो एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस बन रहा है। तो 42nd क्वेश्चन का जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, अब आ जाते हैं हम 43rd क्वेश्चन पे। ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय सोलर रेडिएशन इन द अपर स्ट्रेटोस्फीयर। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर अलाउज एक्सक्लूसिव यूवी रेडिएशन टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो देखो, रीजन जो है वो तो करेक्ट है, सॉरी हाँ, रीजन करेक्ट है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो यूवी रेडिएशन कैसे आ जाएंगे अंदर, जो कि स्किन कैंसर का वो बढ़ा सकता है, क्या रिस्क बढ़ा सकता है। अब आते हैं असर्शन पे। तो ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय सोलर रेडिएशन इन द अपर स्ट्रेटोस्फियर। देखो, ओजोन ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में तो फाउंड है, ये तो सही बात है, लेकिन ओजोन का डिस्ट्रक्शन सोलर रेडिएशन की वजह से तो हो नहीं रहा है ना। ओजोन का जो डिस्ट्रक्शन है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, हमारे जो फ्लोरोकार्बन्स हैं जो हम एमिट निकालते हैं हमारे ह्यूमनली एक्टिविटीज की वजह से, है ना, उसकी वजह से ओजोन वो है। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन इज नॉट responsible. Solar radiation is not responsible for ozone depletion. Solar radiation is not responsible for ozone depletion. मतलब असर्शन गलत है। तो असर्शन गलत है पर रीजन करेक्ट है ना, जो कि क्या बन रहा है 43rd के केस में, ऑप्शन नंबर 4, राइट। तो इसमें आप बोल सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। अब आ जाते हैं आखिरी के दो क्वेश्चन, 44 और 45 क्वेश्चन जो है, क्या। तो 44th क्वेश्चन में असर्शन बोल रहा है एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरिनेटेड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स कॉजेस सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। रीजन बोल रहा है सच पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो देखो, रीजन तो करेक्ट है, जो क्लोरिनेटेड सिंथेटिक पेस्टिसाइड होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए इनका यूज भी हम कम करवा रहे हैं। तो रीजन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, असर्शन के ऊपर अगर हम थोड़ी बात करें, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स है वो सॉइल पोल्यूशन तो कॉज कर ही कर रहा है। इवेंचुअली क्या है, ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर रहा है, क्योंकि इवेंचुअली कहाँ जा रहा है, इंडियन सब कुछ पानी में चले जाता है, ओशन में चले जाता है पूरा, अगर हम वो साइकिल ध्यान रखें, राइट। तो इसकी वजह से हम बेस ये बोल सकते हैं कि जो हमारा असर्शन है वो भी करेक्ट है। ठीक है, अब ये सॉइल पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन कॉज क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हट नहीं रहा है वहां से, वो वहीं पड़ा हुआ है तब से। और इसका मतलब क्या है पड़ा हुआ है वहीं, कि वो डिग्रेड नहीं हो रहा है, यानी कि क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये वहीं पड़े हुए हैं, और ये इंटर्न रिजल्ट कर रहा है हमारे क्या, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन में, राइट। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रीजन है वो हमारे असर्शन के लिए एकदम एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, और इसकी वजह से जो है ये ऑप्शन नंबर 1 बन जा रहा है, रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। अब आ जाते हैं हम 45th क्वेश्चन पे। तो 45th क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है इफ बीओडी लेवल ऑफ वाटर इन रिजर्वॉयर इज लेस देन 5 ppm इट इज कंसिडर्ड हाईली पोल्यूटेड। ठीक है,
और अगर हम देखें, रीजन बोल रहा है हाई बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि हाई बीओडी मींस लो एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर। अब अगर आपने पिछले लेक्चर में जहां मैंने बीओडी एक्सप्लेन किया था ठीक से, वो प्रॉपरली अटेंड किया है, वो प्रॉपरली सुना है, तो मैंने बोला था बीओडी बेसिकली बोलता है ओवरऑल कि कितना ऑक्सीजन बचा है हमारे पानी में। और वो कैसे बता रहा है, वो बेसिकली बोलता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन कंज्यूम कितना कर रहे हैं। अब अगर हमें पता है कि वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन बचा रहेगा। एक रफ एस्टिमेशन तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना। अब ये जो रफ एस्टिमेशन हमने निकाल के रखा था, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम बता सकते हैं कि पानी में कितना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बचा है या नहीं है। ठीक है। दूसरा, हमने एक स्केल पढ़ा था, वो स्केल बेसिकली ये बता रहा था कि 5 ppm और 17 ppm आपके दो इंपॉर्टेंट नंबर थे। अगर ये इस रीजन में होता, जिस 17 से ज्यादा वाले रीजन में, तो बीओडी हाई होता, बीओडी हाई होता, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब वाटर बेसिकली कम ऑक्सीजन है, जो मतलब सिंपल ये है कि वो हाईली पोल्यूटेड है। ठीक है। उसी तरह अगर वो इस साइड होता, 5 से कम होता, 5 से कम होता, तो हमें उससे ये पता चल जाता कि जो ये है हमारा बीओडी कम है, यानी कि लेस पोल्यूटेड, यानी कि प्योर, प्योर है, एकदम प्योर वाटर है ये। और बीच का जो रेट है वो या तो आगे जाने से पोल्यूशन बढ़ रहा था। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब अब यहाँ देखो, असर्शन बोल रहा है 5 ppm से कम मतलब पोल्यूटेड था, जो कि गलत है, प्योर है 5 ppm के कम से। तो इससे हमारे ये चीज हो गया कि हमारा जो असर्शन है वो गलत है। रीजन, इफ हाई बायो मीन्स लो एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर, जो कि उल्टा है, बैक्टीरिया ज्यादा होंगे इसीलिए वाटर का ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगा, इसीलिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा। मतलब जो रीजन है वो भी गलत है। तो दोनों आपके असर्शन और आपके रीजन जो है वो गलत है, और ये बेसिकली बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में बेसिकली आपको ये बता रहा है कि जो आपका असर्शन भी है, आपका रीजन भी है, वो गलत है। ऑल राइट। अब इसके साथ हमारा जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, और हमने ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्व कर दिया है। ठीक है। अब अब ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, राइट। बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स भी है, कई कई चीजें। तो इनमें से इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या है ना, जो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो पहले हम वो लिस्ट आउट कर देते हैं, फिर उस पर थोड़ा और बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले बीओडी के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। अगर आपने जैसे देखा, ये पूरे सीरीज में हमने देखा था, जो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जब सॉल्व कर रहे थे, कि बीओडी पे अच्छे खासे क्वेश्चन वो पूछ रहा था। ठीक है। तो बीओडी में आपको एक अच्छा खासा वो आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या है बीओडी, बेसिकली क्या बता रहा है, कैसा है, क्या है। ठीक है। बीओडी से ही अगर हम बात करें, इसमें आ जाता है हमारे बेसिकली वाटर पोल्यूशन के से हम बात कर सकते हैं। बीओडी का ही एक स्पिन ऑफ से बनता है हमारा एक चीज जो है, यो है हमारा यूट्रोफिकेशन। ठीक है। तो मैं इन दोनों को एक ही लिस्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप इन दोनों को इवेंचुअली अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको अच्छे से याद करनी है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में मैं
मतलब सब एकदम उसके अंदर जो जो चीजें हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है, कि आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है, कि वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग हो कैसे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, आप देखो कई चीजें तो कॉमन चीजें, मतलब कॉमन सेंस लगा के वो करोगे, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है, ये आपको याद रखना है। और ठीक है, कई गैसेस है जैसे आपका SO2 है, या लेड है, या NO2 है, या ये सब जो है, इसकी वजह से बीमारियां क्या क्या होती है। तो डिजीजेस कॉज्ड बाय द कंपाउंड्स या एलिमेंट्स, ओके, डिजीजेस कॉज्ड बाय एलिमेंट्स एंड सर्टेन कंपाउंड्स। अब एनसीईआरटी में, ठीक है, ये है टेबल के फॉर्म, टेबल इन एनसीईआरटी। और ये टेबल बेसिकली क्या है, इन एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। इन हेडिंग्स के अंदर तुम्हें ये टेबल मिल जाएगा जो बेसिकली तुम्हें बताएगा कि कितने कॉन्सेंट्रेशन में किन चीजों की वजह से क्या क्या हो रहा है ना। और एक बार तुम्हें एक रफ आइडिया आ गया है कि ये इस वो क्या है, तो आप वो बात कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं गैसेस के बारे में, कि एयर के बारे में ही हम अगर बात कर रहे हैं, तो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाता है जो कि है हमारा स्मॉग। अब हमने देखा था कि जो हमारा स्मॉग है वो अच्छे खासे अमाउंट में हमने एग्जाम्पलर में पूछा था, ठीक है। पहली तो इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दोनों स्मॉग के, दोनों तरह के स्मॉग और उनके बीच के डिफरेंसेस। एक बार आप डिफरेंसेस भी याद कर लो ना ढंग से, तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते स्मॉग के ऊपर, वो आपके वो हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक जनरल स्ट्रक्चर, एक और जनरल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ओजोन डिप्लीट, इससे पहले एक और चीज है ओजोन डिप्लीशन, उस पर भी ध्यान देना, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। और इन टॉपिक्स में जितने जितने रिएक्शंस हैं, ठीक है, रिएक्शंस इन दीज टॉपिक आर द की, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स अभी हमने ऊपर बात करे, मतलब ऊपर मैंने लिस्ट आउट करे, जहां जहां तुम्हें रिएक्शन दिखेगा, जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन में तुम्हें रिएक्शन दिखेगा, राइट, फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में, या फिर तुम्हारा जो ओजोन डिप्लीशन है वो भी एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस ही है ना, जो मैंने बोला था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में चल रहा है, वो भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन ही है। या फिर और जैसे एसिड रेन हो गया, ठीक है, एसिड रेन भी एक चीज है जिसमें हमने अच्छे खासे रिएक्शन देखे थे। तो ये रिएक्शंस आपको एक अच्छे खासे तरीके से याद होने चाहिए। और बेसिकली ज्यादा ये है कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर रिएक्शन दिया है क्या है, और कभी कभी वो डायरेक्ट रिएक्शन पे भी सवाल पूछ ही लेते हैं, ठीक है, ओके। अब एक जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन की अगर हम बात करें, ओजोन डिप्लीशन में वो जनरली रिएक्शन बात करेगा, रिएक्शन के ऊपर बात करेगा, या फिर वो सोर्सेस के ऊपर बात कर सकता है, या फिर वो प्रिवेंशन के ऊपर बात कर सकता है, ठीक है। एंड अगर हम इसे जनरलाइज कर दें, तो हम कोई भी इफेक्ट देखें, ठीक है, तीन चीजों पे ही पूछ सकता है वो, उसके हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, ओ सॉरी, या फिर जैसा हमने पढ़ा था राइट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं। बहुत रेयर चांस है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ज्यादा पूछते हैं कि रिएक्शन, सोर्सेज, प्रिवेंशन, ऐसी चीजों के ऊपर आप ज्यादा फोकस करना है, ठीक है।
और कई कई चीजें हैं जो इंटरकनेक्टेड रहती है, तो उस चीज का ध्यान रख लेना, जैसे बीओडी और यूट्रोफिकेशन। बीओडी एंड यूट्रोफिकेशन में हमने एक अच्छा खासा इंटरकनेक्शन देखा था, राइट? तो आप वो भी ध्यान रख सकते हो, ऐसी चीजों पे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है। और जो भी ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें क्या है, वो हमने अच्छा खासा डिस्कस कर दिया है। ठीक है। हमने अच्छा खासा भी ये सारी चीजें डिस्कस करें, बीओडी क्या है हमने डिस्कस किया, यूट्रोफिकेशन भी हमने लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस किया है, हमने ओजोन डिप्लेशन के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया है। और जितने चीजें मैंने लिस्ट आउट करे, मोस्ट ऑफ देम ज्यादातर क्वेश्चंस में हमने सॉल्व करा। हर क्वेश्चन में हमने वो चीजें समझी है, ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर। ठीक है। तो बस आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ के जाना जब भी आप इस चीज का एग्जाम लिखने जाओगे ये टॉपिक पे, क्योंकि वो सीधा साधा वहां से क्वेश्चन आएंगे, कुछ घुमा फिरा के, वो ज्यादा कुछ पूछता नहीं है इस चैप्टर में। ओके। सो दैट वाज इट फॉर द लेक्चर गाइस, एंड हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड थैंक यू।